नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत को गिरफ्तार किया। दोनों को गुवाहाटी ले जाया गया और पुलिस उनसे मामले की जांच कर रही है। यह गिरफ्तारी मामले में आगे की जांच के लिए अहम कदम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिया है कि वे FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए कम से कम 4 महीने पहले आवेदन करें। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले NGO के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य है। FCRA 2010 के तहत यह पंजीकरण 5 साल तक वैध रहता है और समय पर नवीनीकरण से संगठन के संचालन में बाधा नहीं आएगी। सपोर्टिंग एक्टर विशाल ब्रह्मा को 40 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध नशीली दवा मेथाकोलोन के साथ गिरफ्तार किया गया। विशाल का कहना है कि उन्हें नाइजीरियन गैंग ने फंसाया है। पुलिस इस गिरोह को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। अभिनेता ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। बरेली हिंसा की जड़ एक व्हाट्सएप मैसेज मानी जा रही है। आरोपी नदीम खान ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसलिंग के नाम पर जारी शांति की अपील को फर्जी बताते हुए ग्रुप में मैसेज साझा किया, जिससे भीड़ भड़क गई। पुलिस ने तौकीर रजा को मुख्य आरोपी और नदीम को आरोपी नंबर 2 बनाया है। वहीं आला हजरत खानदान ने पुलिस पर बेगुनाहों को फंसाने और बुलडोजर कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने आई लव मोहम्मद विवाद को बेवजह का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। मसूद बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। उन्होंने खुद को नजरअंदाज किए जाने का भी दावा किया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने सेना में फैट जनरल्स को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया। उनका कहना है कि जो अधिकारी फिटनेस मानकों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी फिटनेस परीक्षण सिर्फ पुरुष मानकों के अनुसार ही होंगे। लखनऊ के हेवर्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक छात्र फंदे से लटका हुआ पाया गया। उसका शव पैतृक गांव में मिला। छात्र हाल ही में लखनऊ से घर आया था और परिवार में शोक की लहर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में छात्रों की आत्महत्या के मामले 65% बढ़ गए हैं। साल 2013 में 8,423 छात्र आत्महत्या कर चुके थे, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 13,892 हो गई। पढ़ाई और परीक्षाओं का दबाव युवाओं पर गंभीर समस्या बन गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI पर 1 अक्टूबर 2025 से P2P पर्सन टू पर्सन कलेक्ट ट्रांजैक्शन की सुविधा बंद हो जाएगी। NPCI ने इसकी जानकारी सर्कुलर के माध्यम से दी है। नए नियम के तहत यूजर्स को सीधे व्यक्ति से राशि प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पेश किया। इस प्लान को इजराइल समेत मध्य पूर्व एशिया के तमाम देश भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिलिपीनी नागरिक ट्रंप के इस प्लान से खुश नहीं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में GST दरों में भारी कटौती की है, जिसका लाभ त्योहारों के सीजन में देश की जनता को दिया गया है। GST कटौती 22 सितंबर से लागू की गई। हालांकि लोकल सर्कल के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि GST कटौती का फायदा आम लोगों तक कितना पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC बैठक के नतीजे आ गए हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 29 सितंबर को शुरू हुई बैठक में लिए गए तमाम फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बालोद जिले को आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। सरकार के मुताबिक पिछले 2 सालों से यहां बाल विवाह का कोई मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है और बाल विवाह उन्मूलन के प्रति गंभीर प्रयासों का नतीजा है। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को लेकर विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हलफनामे में कुछ अंशों में भगवान राम और आचार्य द्रोणाचार्य के अपमान का उल्लेख है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हलफनामे की गलत व्याख्या की जा रही है। भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत वैश्विक निर्यातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि अब भारत में बने कोच इंजन और अन्य उपकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को मेट्रो ट्रेन के डिब्बे निर्यात किए जा चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा इसे वैश्विक स्तर पर आकर्षक बना रही है। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के लिए
4,645.60 करोड़ रुपए की आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और जोखिम कम करने से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इस पहल से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैयारी और राहत कार्यों को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और तकनीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जो तकनीक आधुनिक कही जाती थी वे अब पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए सेना को हमेशा नई तकनीकों को अपनाने और बदलते हालात के अनुसार तैयार रहने की जरूरत है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशन सखी योजना शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। वित्तीय सेवा विभाग और पीआरएफडीए को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि पेंशन योजनाओं को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ना जरूरी है। ट्रंप प्रशासन के आर्थिक सलाहकारों ने चेताया कि अगर अमेरिकी सरकारी शटडाउन लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अनुमान के अनुसार हर हफ्ते जीडीपी को 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और एक महीने में 43,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। शटडाउन की वजह से संघीय कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है और स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को लेकर राजनीतिक टकराव जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर नागपुर में विजयदशमी के मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 21,000 स्वयंसेवकों के शामिल होने की उम्मीद है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हैं और मानते हैं कि यह आयोजन संगठन की विचारधारा और कार्यशैली को और मजबूत करने का प्रतीक बनेगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 62 वर्षीय रामरती विश्वकर्मा की हत्या उनके बेटे, पत्नी और पोती ने मिलकर कर दी। विवाद तब शुरू हुआ जब रामरती ने बहू को दुर्गा पंडाल में नाचने से मना किया। गुस्से में पोते ने फावड़े से हमला किया और बेटे पत्नी ने लाठियों से पिटाई की, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के 12 दिन बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उनके मैनेजर और फेस्टिवल आयोजक को पकड़ा है। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया ने मामले की गहराई से जांच के लिए सीआईडी और अब सीबीआई जांच की मांग की है। एसआईटी भी गठित की जा चुकी है। यह गिरफ्तारी जांच को नए मोड़ पर ले जाती दिख रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की मां कमला गवई ने घोषणा की है कि वे 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक खुले पत्र में कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की खबर से विवाद और आलोचना शुरू हो गई थी। बदनामी से बचने के लिए उन्होंने समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। विजयदशमी के अवसर पर संघ 101वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक संगठनों की स्थापना और आपातकाल के दौर तक आरएसएस ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति और समाज पर इसका प्रभाव आज भी गहराई से देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के जवाब में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद रोक दी है। इस फैसले से अमेरिकी किसानों पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि चीन उनकी सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। ट्रंप अगले 4 हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। अनुमान है कि दोनों नेता इस बैठक में सोयाबीन व्यापार से जुड़े तनाव को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग डीएडी की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुशल वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के सही उपयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह विभाग सशस्त्र बलों की मजबूत रीढ़ है। सिंह ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी अपनाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में डीएडी के योगदान की भी तारीफ की और इसे आधुनिक रक्षा संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। देश भर में बारिश से दशहरा तैयारियों पर असर पड़ा, लेकिन राजस्थान के कोटा में बना 221.5 फीट ऊंचा रावण मजबूती से खड़ा रहा। यह भारत का सबसे ऊंचा रावण पुतला माना जा रहा है, जिसका चेहरा 25 फीट ऊंचा है। 4 महीने की मेहनत और विशेष डिजाइन से तैयार इस विशाल पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। बारिश और हवाओं के बावजूद इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।